बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. क्लास 8 एक मरतबा फिर आपके लिए हाजिर हैं। आज का टॉपिक हमारा है बायोलॉजिकल मेथड। यह है चैप्टर नंबर 2। प्रीवियस टॉपिक हमने स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड डिस्कस किया था। बायोलॉजिकल मेथड जिस तरह आप सीख चुके हैं, बायोलॉजिकल मेथड एक तरीक़ाकार है जिसमें बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक स्टेप्स हम थोड़ा डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में हम इन स्टेप्स की डिटेल पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ उस स्टेप्स के आपको एक तरतीब के साथ नाम बताए थे और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी उसका दिया था। आज हम उसकी थोड़ी सी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है जी। स्टेप्स वही है आपके पास। पहला स्टेप है रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा आपके पास है ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस रिसर्च, तीसरा है हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, चौथा है डिडक्शन, पांचवा है एक्सपेरिमेंट और छठा स्टेप आपके पास है कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग। ये 6 स्टेप्स हैं। आज हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि हर स्टेप्स में साइंटिस्ट क्या करते हैं, किस तरीके से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। आइए बोर्ड की तरफ मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड एक तरीक़ाकार है जिसके थ्रू बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड को हम साइंटिफिक रिसर्च मेथड या बायोलॉजिकल रिसर्च मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में साइंटिस्ट एक स्पेसिफिक प्रोसीजर यूज़ करता है जिसके थ्रू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और उसके स्टेप्स ये हैं। पहला स्टेप हमारे पास है रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम जिस तरह आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम में बायोलॉजिस्ट किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर होने वाले एक मसले को, एक क्वेश्चंस को एड्रेस करता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी फिनोमेना बायोलॉजिकल फिनोमेना के अंदर मौजूद है, उस प्रॉब्लम का बायोलॉजिस्ट एक क्वेश्चन के फॉर्म में उसको ला देता है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम कैसे कहते हैं कि हम इसमें हम क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चंस बनाया गया है, आपके बुक में भी दिया गया है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ लंग कैंसर्स। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है लंग कैंसर्स। अब लंग कैंसर्स का एक बायोलॉजिस्ट ने कॉज फाइंड आउट करना है कि लंग कैंसर किस वजह से होता है। तो उसके लिए रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, हमने लंग कैंसर के हवाले से एक क्वेश्चन फॉर्म करना होता है और ये फॉर्मुलेशन हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। इस केस में हम कर सकते हैं व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ लंग कैंसर्स। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर कौन कौन है, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से हमें लंग कैंसर हो सकता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसकी रिकग्निशन में हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है जी। फिर से सुन लें, रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, इसका जवाब है रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम में हम एक बायोलॉजिकल क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते हैं। जब हम क्वेश्चन बना लेते हैं उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और आंसर के लिए हम फर्दर स्टेप की तरफ जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप जिस तरह आपको पता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस रिसर्च। ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, उसको देखते हैं। देखने के लिए हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जर्वेशंस के लिए बेसिकली हम अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। 5 सेंसेस फॉर एग्जांपल आँखों का हम इस्तेमाल करते हैं, कानों का हम इस्तेमाल करते हैं, हम नोज़ का इस्तेमाल करते हैं, टंग का इस्तेमाल करते हैं, टच का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम ऐसे सेंसेस हैं हमारे जिसके थ्रू हम किसी प्रोसेस को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये
हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्वेशंस करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन का तरीक़ाकार ये होता है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को लाइक माइक्रोस्कोप आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके मुतालिक डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो ये हम अपने 5 सेंसेस से भी कर सकते हैं और इसके लिए हम कोई इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशंस 2 तरह की होती हैं। ऑब्जर्वेशंस की 2 किस्में हैं। एक किस्म को कहा जाता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, और दूसरी किस्म की ऑब्जर्वेशंस को कहा जाता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हम उन ऑब्जर्वेशंस को कहते हैं जिनका ताल्लुक चीज़ों की डिस्क्रिप्शंस के साथ है, कि हम एक चीज़ को बयान करते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज़ का हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं और उसके मुतालिक हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ के मुतालिक हम कह सकते हैं कि उसका कलर क्या है, टेक्सचर उसका क्या है, स्मेल उसका क्या है, वगैरह वगैरह। यानी हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कलर उसका ब्लैक है, वाइट है, ब्लू है, टेक्सचर उसका रफ़ है, स्मूथ है, स्मेल उसका गुड है, बैड है। ये तमाम चीज़ें जब हम कहते हैं किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ऐसी ऑब्जर्वेशंस को कहा जाता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। याद रख लें, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हम मेजर नहीं कर सकते, इसकी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होती। बस जो चीज़ आपको जैसे नज़र आ रहा है आप उसको ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं, तो ऐसी ऑब्जर्वेशंस को कहा जाता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। दूसरी किस्म की ऑब्जर्वेशंस है उसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जिस तरह नाम से पता चलता है, इसमें हम मिकदारों को नापते हैं, इसमें चीज़ों को मेजर किया जाता है। इट डील्स विद नंबर्स के साथ डील करते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ का वज़न मालूम करते हैं, आप उसकी लेंथ मालूम करते हैं, वॉल्यूम मालूम करते हैं, डेप्थ मालूम करते हैं, तो इसको आप नापते हैं, मेजर करते हैं, और मेजरमेंट से आपके पास नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल 5 kg, 10 kg, 100 मीटर, 200 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, इस तरह के आपके पास मेजरमेंट्स आते हैं। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस उसको कहते हैं जिसका ताल्लुक नंबर्स के साथ हो, और इसमें हम इसकी एग्जांपल क्या है, लेंथ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम एट्सेट्रा। ठीक है जी। और ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। ये ज़्यादा एक्यूरेट इसलिए होते हैं कि इसको आप क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं। ये क्वालिटेटिव एक बंदा इसको एक तरह से डिस्क्राइब करेगा, दूसरा बंदा दूसरे तरीके से डिस्क्राइब करेगा, इसमें वेरिएशंस आ सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट इस वजह से होती है कि हर एक साइंटिस्ट इसको मेजर करेगा। तो मेजरमेंट एक इंस्ट्रूमेंट से होता है और उनका आपके पास डेटा ऑलमोस्ट सेम आता है। ठीक है जी। तो ऑब्जर्वेशन के हवाले से इतना सीख ले कि ऑब्जर्वेशन 2 तरह के हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव में हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं और क्वांटिटेटिव में हम चीज़ों को मेजर करते हैं, और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मोस्ट एक्यूरेट होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं प्रीवियस रिसर्च की तरफ। जब हम ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट प्रीवियस रिसर्च की तरफ जाते हैं। प्रीवियस रिसर्च में हम लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं या इंटरनेट पे बैठ जाते हैं, और जो प्रॉब्लम हमें मौजूद है उस प्रॉब्लम को हम तलाश करते हैं कि इससे पहले किसी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर कोई रिसर्च किया है या नहीं किया। अगर कोई रिसर्च किया है तो वो इंटरनेट के थ्रू या लाइब्रेरी में हमें मिल जाता है, और हम उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उस साइंटिस्ट का उसके मुताबिक क्या ऑब्जर्वेशंस है और उसने उसके ऊपर क्या काम किया है, तो वो नॉलेज भी हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास 2 जगहों से नॉलेज आ गई। एक नॉलेज हमें अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से मिली, और दूसरा नॉलेज या डेटा हमें प्रीवियस रिसर्च से मिला। ठीक है जी। अब हमारे पास डेटा आ जाता है। अब इस डेटा के बेस पे हम 3rd स्टेप की तरफ जाते हैं, जो हमारे पास है फॉर्मुलेशंस ऑफ हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं। ठीक है जी। अब हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि इट इज़ अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ये एक स्टेटमेंट होता है जिसको ऑब्जर्वेशन के बेस पे बनाया जाता है, और ये स्टेटमेंट किसी भी बायोलॉजिकल क्वेश्चन का एक पॉसिबल सोल्यूशन होता है। किसी भी
बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन फार्मूलेट किया हुआ है उस क्वेश्चन का आपने एक जवाब बताना होता है, और ये जवाब आप अपनी तरफ से नहीं बताएंगे कि आप वैसे ही कुछ कह दें। ये जवाब आप बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस रिसर्च जो आपके पास आया हुआ है, उसी डेटा को एनालाइज करके आप एक पॉसिबल आंसर बताते हैं। तो इस स्टेटमेंट को कहा जाता है हाइपोथेसिस। ठीक है जी। किसी भी अच्छे हाइपोथेसिस के चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अगर हाइपोथेसिस में है तो ये एक स्टैंडर्ड हाइपोथेसिस होगा, अगर वो नहीं है तो वो एक वीक हाइपोथेसिस होगा, उसके थ्रू आपको आंसर सही तरीके से नहीं मिल सकता। याद रख लें, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी हाइपोथेसिस की वो होगी कि ये हमेशा ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होगा। आप अपनी तरफ से नहीं है कि आपने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया, आपके पास कोई डेटा नहीं है और आप अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे देते हैं, तो ये गलत होगा। अच्छा हाइपोथेसिस हमेशा आपके ऑब्जर्वेशंस और प्रीवियस रिसर्च डेटा के ऊपर बेस्ड होगा। एक बेहतरीन हाइपोथेसिस जो है ये बेसिकली एक प्रपोज स्टेटमेंट होता है टू आंसर द प्रॉब्लम। जो आपके पास क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन का एक प्रपोज आंसर होता है। आप अपनी तरफ से कोई ऐसी वैसी स्टेटमेंट नहीं देंगे, बल्कि जो क्वेश्चन है आप उसी के हवाले से आप आंसर बताएंगे। ये टेस्टेबल होगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप इसको टेस्ट कर सकेंगे। ऐसा हाइपोथेसिस जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट पॉसिबल ना हो, ये एक कमज़ोर हाइपोथेसिस कंसिडर किया जाता है। अच्छा हाइपोथेसिस हमेशा वही होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट पॉसिबल होता है। और लास्ट वन ये है, कैन बी डिस्प्रूव्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। कोई भी हाइपोथेसिस हमेशा इसके लिए रास्ता होता है कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर वो प्रूव ना हो तो उसको आप डिस्प्रूव कर लेते हैं, आप डिस्कार्ड कर लेते हैं और फिर आप नया हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। ठीक है जी। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक हाइपोथेसिस में होनी चाहिए। अगर ये है तो फिर ये एक बेहतरीन हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पहले हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेप होता है, उसको हम कहते हैं डिडक्शंस। डिडक्शन में हम क्या करते हैं? डिडक्शन को हम कहते हैं कि एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस होती हैं। डिडक्शन क्या है? एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें क्या करते हैं? इसमें साइंटिस्ट सपोज करते हैं कि उनका हाइपोथेसिस करेक्ट है। अगर हाइपोथेसिस करेक्ट है तो उनके थ्रू फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़ल्ट वो ड्रॉ करते हैं कि अगर हमारा ये हाइपोथेसिस करेक्ट है तो इसका रिज़ल्ट ये आना चाहिए या इसका रिज़ल्ट ये होगा। तो इसके लिए हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट को एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखा जाता है जिसको कहा जाता है इफ़ एंड देन फॉर्म। इफ़ एंड देन फॉर्म में उसको लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक से हाइपोथेसिस हम देते हैं कि हाइपोथेसिस ये है कि पिजन इज़ अ बर्ड। ये एक हाइपोथेसिस है, पिजन इज़ अ बर्ड। तो इसको अगर आप इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन लिखते हैं तो तरीका ये होगा कि स्टेटमेंट आपका इफ़ से शुरू होगा, दरमियान में आप देन लगाएंगे। यानी देखिए, इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन पिजन इज़ अ बर्ड। इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग देन पिजन इज़ अ बर्ड। या आप ये भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ लंग कैंसर। यहाँ पे मैं एक हाइपोथेसिस बना लेता हूँ कि टोबैको इज़ एसोसिएटेड विद लंग कैंसर। टोबैको इज़ एसोसिएटेड विद लंग कैंसर, ये मेरा स्टेटमेंट है। ये एक स्टेटमेंट आपके पास आ जाते हैं। डिडक्शन में हम क्या करते हैं? किसी भी हाइपोथेसिस को हम इफ़ और देन के फॉर्म में लिखते हैं। याद रहेगा ना, किसी भी हाइपोथेसिस को हम इफ़ और देन के फॉर्म में लिखते हैं। आपके पास एग्जांपल है, इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन पिजन इज़ अ बर्ड बिकॉज इट हैज़ विंग। देन पिजन इज़ अ बर्ड बिकॉज इट हैज़ विंग। तो ये आपके पास डिडक्शन आ जाता है। डिडक्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है, वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इस स्टेप में हम हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल टेस्ट के बाद अगर हमारा हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटली ट्रू साबित हो जाता है तो ऐसे हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट अगर उसको फॉल्स साबित कर लें तो ऐसे हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। याद रख लें, एक्सपेरिमेंट हमेशा किसी भी हाइपोथेसिस को या तो उसको वो ट्रू साबित करता है या उसको फॉल्स साबित करता है। ट्रू ऐसे साबित होता है कि जब एक्सपेरिमेंट आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर लेता है तो आपका हाइपोथेसिस
ट्रू होता है और इस केस में हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट उसको रिजेक्ट कर लेता है, एक्सपेरिमेंट के पास आपके पास जो डेटा आ जाता है वो आपके पास जो हाइपोथेसिस में आपने स्टेटमेंट दिया हुआ है दोनों मैच नहीं करते, दोनों अलग है, तो इस बेस में आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है और ऐसे हाइपोथेसिस को हम कहते हैं फॉल्स हाइपोथेसिस। फॉल्स हाइपोथेसिस के बाद फिर हम नेक्स्ट हाइपोथेसिस को लेते हैं या नेक्स्ट हाइपोथेसिस हम बनाते हैं और जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस उसको फर्दर टेस्ट करने के लिए हम उनसे और हाइपोथेसिस को ड्रॉ करते हैं और उसको फिर फर्दर चेक किया जाता है और जब ये बार बार एक्सपेरिमेंट इसको सपोर्ट करता है तो ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा हाइपोथेसिस आपके पास बन जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपके पास रिजल्ट होता है या जो आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होता है। समझ रहे हैं ना? कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन आपके पास एक ऐसा हाइपोथेसिस जिसको बार बार एक्सपेरिमेंट सपोर्ट कर लेता है तो ऐसा स्टेटमेंट कंक्लूजन कहलाता है और कंक्लूजन आपके बायोलॉजिकल क्वेश्चन का आंसर होता है। राइट? कंक्लूजन कैसे बनाया जाता है? कंक्लूजन को बनाने का ये तरीक़ाकार है कि आपके पास एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो रिज़ल्ट्स आते हैं उन्हीं एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स को स्टैटिस्टिकल रूल से या मैथमेटिकल प्रोसीजर से टेस्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और जब आपके पास हर मर्तबा एक ही तरह का रिज़ल्ट आता है तो ऐसे स्टेटमेंट को कंक्लूजन या सॉल्यूशन कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आता है, उसको हम कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आप पूरा जो रिसर्च मेथडोलॉजी है उसको आप लिखते हैं, आपकी कितने हाइपोथेसिस है, किस तरीके से आपने इसको टेस्ट करवाया, उसका रिज़ल्ट कैसे आया, ये तमाम आप लिखते हैं। लिखने के बाद उसको पब्लिश किया जाता है। पब्लिश का तरीक़ाकार ये है कि किसी साइंटिफिक जर्नल में उसको पब्लिश किया जाता है, एक किताब की सूरत में या किसी रिसर्च पेपर की सूरत में उसको पब्लिश किया जाता है और उसके बाद उसको किसी साइंटिफिक सेमिनार में उसको प्रेजेंट भी किया जाता है ताकि दूसरे साइंटिस्ट के सामने वो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो सॉल्यूशंस है वो सामने आ जाए। दूसरे साइंटिस्ट भी उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं साइंटिस्ट से जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है। जब ये तमाम काम हो जाता है तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है जी, ये साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप हैं। एक मरतबा फिर से मैं रिवाइज़ कर लूँ। पहला स्टेप होता है रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, इसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते हैं। दूसरा स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च, इसमें हम ऑब्जर्वेशन अपने 5 सेंसेस या किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से करते हैं। दो किस्म की ऑब्जर्वेशंस होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। और प्रीवियस रिसर्च में हम किसी लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ प्रीवियस रिसर्च या इंटरनेट पे पढ़ा हुआ किसी दूसरे साइंटिस्ट का रिसर्च जो इसी प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट होता है उसको हम स्टडी करते हैं, हमारे पास उससे डेटा आ जाता है। उसके बाद हम हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं। हाइपोथेसिस हमेशा ऑब्जर्वेशन और प्रीवियस रिसर्च के डेटा के ऊपर फॉर्म होता है। राइट? हाइपोथेसिस को फिर डिडक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। डिडक्शन में कन्वर्ट करने का ये तरीक़ाकार है कि आपने हाइपोथेसिस को इफ़ और देन के फॉर्म में लिखना है। जब वो आप लिख लेते हैं आपके पास वो डिडक्शन के फॉर्म में आ जाता है। डिडक्शन को फिर आप एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव हो जाता है तो आप हाइपोथेसिस को ट्रू कह देते हैं और अगर एक्सपेरिमेंटली वो गलत साबित हो जाता है तो आपका हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाता है। फॉल्स हाइपोथेसिस ख़त्म हो जाएगा और फिर आप नया हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसका नया डिडक्शन आपने बनाना होता है। और अगर हाइपोथेसिस आपका ट्रू साबित हो जाता है तो उसी ट्रू हाइपोथेसिस से आपने फर्दर न्यू डिडक्शंस बनानी है और उसको आपने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। जब एक्सपेरिमेंटली आपके तमाम डिडक्शंस प्रूव हो जाते हैं तो ऐसा स्टेटमेंट आपका कन्वर्ट हो जाता है कंक्लूजन में, वो आपका सोल्यूशन आ जाता है। कंक्लूजन के हवाले से फिर हम रिपोर्ट्स लिखते हैं और उन्हीं रिपोर्ट्स को फिर या हम पब्लिश करते हैं या किसी साइंटिफिक वर्कशॉप में, सेमिनार में उसको प्रेजेंट करते हैं। इस तरह आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाता है और वो आम पब्लिक तक पहुँच जाता है। राइट? दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।